आपको वर्ड के भय पर आप लोग देखिए, कभी भी जब इस तरीके के मुद्दे पढ़ाए जाए तो इसमें देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब होता है, यहाँ तक कि साइंस टेक भी होता है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए वर्ड का ये मैप बोलिए आप, तो उसमें आप देखिए साइप्रस, ये भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर नहीं दिख रहा आप लोग? अब उसमें एक देश है, क्या नाम, साइप्रस। साइप्रस एक देश है, छोटा सा द्वीप है, जिसकी राजधानी क्या है? निकोसिया। राजधानी इसकी है निकोसिया। अब आप लोग जो है साइप्रस देखिए, इसमें छोटा सा है, छोटा सा है। देखिए इसकी राजधानी तुम्हें निकोसिया दिख रही है, यहाँ देखिए साइप्रस है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर कहाँ पर है? भूमध्य सागर एटलस सबके पास है कि नहीं? अगर जिसके पास ना हो, जिसके पास हो उसके पास बैठना है। और ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि देखो चर्चा आगे है ये सब, और जब भी आईएएस का क्वेश्चन बनेंगे तो ये क्षेत्र जरूर होगा उसमें। और ना जैसे मैंने बताया साइप्रस इस समय बहुत चर्चा में है, और ये साइप्रस क्यों चर्चा में मैं बताऊं इसको। देखिए यानी साइप्रस एक देश है, इसकी उस स्थिति ठीक वैसी है जैसे हमारे इंडिया का जम्मू कश्मीर की स्थिति, ठीक वही स्थिति है इनकी। अब इसमें एक मैं ऐसी कहानी टाइप का बता देता हूँ। देखिए तुर्की और ग्रीस, ये दोनों देश उससे सहानुभूति रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी का होता है कि पॉजिटिव स्वार्थ होता है, किसी का नेगेटिव स्वार्थ होता है। और इसमें जो ग्रीस का है वो अपना एक पॉजिटिव दिखाते हैं कि हम इनको जो है बचाना चाहते हैं, और तुर्की भी ये कहता है उनका कि हम इनको बचाना चाहते हैं। जैसे आपके जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, जो हम लोग जम्मू कश्मीर के दो पार्ट है, एक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और एक जो है हमारे कश्मीर है, तो जिसके हम गुलाम कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। ठीक वही चीज़ इनकी स्थिति है कि ये जो साइप्रस देखा, सब लोग देख रहे साइप्रस भूमध्य सागर में दिख रहा है, देख लो, बीच में रख लो एटलस, आप भी देख लो, आप पास नहीं है, नहीं हो पीछे ये साइप्रस के दो भागों में बट गया है। ये बटने के पीछे क्या है, इसकी कहानी क्या है कि जैसे हमारा भारत देश जब गुलाम था, भाई ब्रिटिशों का गुलाम रहा है, हमारा उपनिवेशवाद रहा हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार का, तो काफी समय से हम लोग गुलाम रहे हैं। उसके पहले भी गुलामी रही होगी, लेकिन ब्रिटिश जो सरकार थी ये संगठित रूप से उपनिवेश बनाई। और भी इसके पहले जो रजवाड़े आए, चाहे मुगल आए या तुर्क आए या जो है, और बीच में जो और भी डायनेस्टी जो सल्तनत काल में जो भी और भी छोटे मोटे आए, उनका मेन उद्देश्य क्या था? इन लोगों का मेन उद्देश्य जो किसी अभी हमारे देश पर कब्जा करना नहीं था, मेन उद्देश्य यहाँ की संपत्तियों को लूट करके अपने स्थान पर ले जाना था। वो तो बात की बात है कि हमारे देश की संस्कृति ही ऐसी है कि वो लोग आ करके संस्कृति में विलीन हो गए, और यहीं की संस्कृति को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, यहीं के हिसाब से चलने लगे। चाहे वो मंगोल आए या जो है तुर्क से आए, चाहे ईरान से आए, कहीं से भी आए। देखिए कुछ लोग शुरुआत में आए, जैसे सिकंदर जैसे लोग आए, वो शुरुआत में आने के बाद जो है अपने यहाँ लौटने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ से संपत्ति वगैरह सब कुछ लेके गए, लेकिन तब भी अपने कोई जो है यहाँ पर व्यक्ति को बिठा के गए। जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा वो क्या किया कि फिर यहीं का बन के रह गया, उसके परिवार भी यहीं के रह गए,
फिर आगे उन्होंने शासक किया, उनको किसी और जो है व्यक्ति ने हराया, फिर उसके बाद जो है वो शासन किया, लेकिन यही परिवार सबके बने। उसी तरीके से ये साइप्रस की कहानी है, ठीक वही चीज है कि साइप्रस एक छोटा सा द्वीप है जो भूमध्य सागर में है, जो आप लोग देख रहे हैं भूमध्य सागर जो विषुवत रेखा के जस्ट करीब में ही है, सॉरी विषुवत रेखा के नहीं, विषुवत रेखा की है भूमध्य सागर नहीं सर, हाँ विषुवत रेखा आज की जस्ट नीचे है, ठीक है। भूमध्य सागर जो है देखिए ये विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, हाँ ठीक उसके जस्ट ऊपर है, ये यहाँ 30 डिग्री से ऊपर है, ठीक है। हाँ एक छोटा सा द्वीप है, जैसे आपके मिलकाय है, लक्षद्वीप है, या जो है ये है मॉरिशस है, उसी तरीके से छोटा सा द्वीप है। आप देखिए गिटार के आकार का है, थोड़ा सा अगर यूट्यूब पे बढ़ा के देखें, यूट्यूब में थोड़ा सा उसको बढ़ाइए तो एक गिटार के आकार का दिखेगा आपको, वो इस शेप में लगभग दिखेगा। इस तरीके कैसे दिखेगा, ठीक है। ये साइप्रस जो है ऐसे दिखेगा आपको। तो अब ये जो साइप्रस है, ये दोनों साइप्रस है, यहाँ पर ये इसकी राजधानी है निकोसिया। अब ये तो एक ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। अब इसकी हम एक कहानी बताते हैं। कहानी की मतलब ये है कि उपनिवेश था। अब जब ये उपनिवेश कहीं भी किसी भी जब ब्रिटिश कंट्रियों ने जब छोड़ा तो उन्होंने वो किसी को सौंप के गए। हाँ रिपोर्टिंग वाला, अच्छा तो चलिए आवेदन, हाँ ठीक है, चलिए बात में जब लेना हो तो हम उठाएंगे। तो क्या मतलब ये है कि जब साइप्रस को ब्रिटिश कंट्रियों ने छोड़ा तो किसी को संगठन को, किसी को जो है या यमुनों को यानी देख रेख में उसको छोड़ के जाने लगे हो, तो जो वहाँ के कबीलाई थे भाई, कुछ कबीलाई या वहाँ के सारे लोग रहे होंगे कि जो अपना जो है सत्ता वहाँ स्थापित करना चाहे होंगे। जैसे भारत में रहा कि जब देश आज़ाद होने लगा तो भाई पाकिस्तान जो था वहाँ जो जिन्ना ग्रुप था, और यहाँ भी कोई ग्रुप था, कांग्रेस ग्रुप था। इन लोगों ने भी सोचा कि भाई ठीक है, दोनों पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश साथ में रहें। कुछ लोग ये सोचे, कुछ लोग अपने स्वार्थ बस ये सोचे कि नहीं अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो हो सकता है भाई कुछ हम प्रधानमंत्री न बन पाए, कुछ राष्ट्रपति न बन पाए। उसी तरीके से यहाँ स्थिति रही। तो यहाँ पर किसी को इन्होंने सत्ता जब सौंप के गए तो एक जो है अनिवार्य कोई राष्ट्रपति है, तो उनकी सत्ता ने वहाँ के राष्ट्रपति, अभी हम उनका नाम बता देंगे, कोई थर्ड करके हैं, तो उनको जो है 1974 में वहाँ के यानी जो कबीलाई थे उन्होंने विद्रोह करके उनको सत्ता से हटा दिया। अब उसी का फायदा उठा करके तुर्की ने उनको बचाने के लिए, स्थापित करने के लिए, अच्छा जब उनको हटा दिया तो इधर से जो यूनान था, यूनान जिसे ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस भी देख लीजिए उसी के जस्ट बगल में, ग्रीस भी जो यूनान है इसी जस्ट बगल में है। देखिए ये देखिए इधर तुर्की है और इसके एक साइड में आपका ग्रीस है। ये दोनों भी कंट्री आप देख लीजिए, इसी जस्ट नीचे आपका साइप्रस है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उस समय देखिए दो ऐसे डायनेस्टी हुआ करते थे। एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था
जिसका नेतृत्व करता कौन था? तुर्की था। और एक जो है आपका यूनान का एक जो साम्राज्य क्या कहा जाता था मैं, जो ईसाइयों का था, वो कुछ एक टर्म है कि उस समय जो प्रभावशाली थे, एक तो यूनान हुआ करता था, एक टर्की हुआ करता था। टर्की को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। जो ऑटोमन जो साम्राज्य था, ऑटोमन का मतलब ये था कि जो मुस्लिम जो शासक हुआ करते थे, भाई ये मुस्लिम के फेवर की बात करते थे, और वो लोग क्या है अपने ईसाइयों के फेवर की बात करते थे। तो दो एक शक्तिशाली देश हुआ करते थे, वहीं से तुर्की और ये इसका ग्रीस का मतलब आपस में काफी वैमनस्य रहता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का रहता है, ठीक वही चीज इन दोनों में रहता है। तो जब ये ब्रिटिश छोड़ के इसको जाने लगे थे, तो इसने क्या किया, यहाँ के जो है शांति स्थापित करने के लिए ग्रीस आगे आ गया। उसको यूनानियों ने भी सपोर्ट किया कि आप यहाँ पर शांति स्थापित कराइए, एक शासन जो है अच्छा जो सत्ता स्थापित कराइए। तो जब ये यहाँ आ गया तो टर्की भी क्या कहा कि यार जब ये यूनान आ सकता है तो हम क्यों ना हस्तक्षेप इनमें करें। भाई उसे जस्ट बगल में ये भी है भाई, साइप्रस उसके जस्ट नीचे है। आज जो साइप्रस की स्थिति जैसे हमारे इंडिया और श्रीलंका की है, कि श्रीलंका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व रखता है। इसीलिए जब ये देखिए भी जो यहाँ के जो नीचे कौन सा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह चाइना ने उसको 99 साल पर लीज लिया है ना। अब जाहिर है उसने लीज लिया है जब, तो अब हमारे भारत को यानी दिक्कत उसमें हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है कि अगर कोई भी जो हमारा दुश्मन मुल्क है, अगर हम दुश्मन किसे कहा जा सकता है कि जो हमारा विरोध करे। दुश्मन ऐसा नहीं है, किसी भी पूरे वर्ल्ड में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा नहीं कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से जितने संबंध दे सकते हैं सब हमारे दुश्मन नहीं हुए। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग चीज है, हमारा आपस का व्यवहार अलग चीज है। हमारा चाइना से ये होता है, हम जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ हम कुछ यानी अपने फायदे की बात करते हैं, चाइना वहाँ पर अड़ंगा डाल देता है। अभी जैसे कोई भी आतंकवादी जो संगठन है, जो आपका कौन सा हिजबुल मुजाहिद कौन सा रहा है पाकिस्तान का, जिसको हम प्रतिबंध लगाने का जब यूएनओ में वो लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, तो चाइना जो है वीटो लगा देता है। नहीं तालिबान नहीं, अरे ये जो जम्मू कश्मीर का है जिसने हाईजैक कराया था, वो हवाई जहाज क्या नाम है उसका 2001 में, अलकायदा नहीं, उसका नाम क्या है शायद लश्कर तोयबा। हाँ लश्कर तोयबा, ये जो लश्कर तोयबा संगठन पर है उसका यानी इस पर जब भी हम आतंकवादी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी उसको घोषित करने के लिए यूएनओ में प्रस्ताव लाते हैं, भाई जाहिर है अंतरराष्ट्रीय स्तर का हमारे इंडिया तो है नहीं कि हम राष्ट्रीय उस पर जो है अपना पास करके कि इनको जो है आतंकवादी लिस्ट में डाल देंगे। ये सब तो हमारे देश से बाहर है। जाहिर पाकिस्तान में जो भी है, ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी है, चूंकि वो यूएनओ के माध्यम से अभी भी माना जा रहा है कि ना ये इंडिया का है ना पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान उस पर जबरदस्त कब्जा किए रहता है। तो अब उनको हम अपने देश में तो आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में तो फिर घूमेंगे। पाकिस्तान खुले खुला घूम रहे हैं लोग, उसके बाद जो है कहीं कहीं भी कुछ भी करते हैं, वहाँ से हमारे ऊपर अटैक करवाते हैं या आतंकवादी लोगों को भेजते हैं या कुछ भी और भी घटनाएं घटाते हैं। तो उनको हम अपने देश में सिर्फ रोक सकते हैं, बाहर नहीं रोक सकते। खुलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें आतंकवादी लिस्ट में उन्हें डरवाना है तो हमें यूएनओ में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, उसमें हमें सभी देशों को सहमति लेनी पड़ती है ज़्यादातर, मतलब 50% अगर हमारे फेवर में आ गए, 50% प्लस जो 5 अस्थायी कंट्रीज है, अस्थायी देश कौन कौन से यूएनओ में है? चीन है, फ्रांस है और अमेरिका है, ब्रिटेन है और अमेरिका, 5 है। अब इन 5 में ये है कि हमें जो इनकी सहमति चाहिए, 5 को चाहिए। मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र क्या है कि 50-50 है, 50+1 अगर हो जाता है तो हमारी सरकार बन जाती है, या कोई भी अगर प्रस्ताव 50+ अगर हमें मिल जाता है तो प्रस्ताव पास हो जाता है। लेकिन यूएनओ में ये चीज़ नहीं है,
आज तक हमारा विरोध इसीलिए उन लोग करा है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक जो है प्रणाली के तहत जो है काम नहीं हो रहा। ये 5 जो वीटो कर दिया गया है कि पांचों में से अगर कोई भी एक वीटो लगा देगा तो हमारा प्रस्ताव पास नहीं होगा, ये गलत है। फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहाँ रहेगी? भाई 5 में ऐसा तो नहीं है। अब वो अगर वीटो लगा रहे हैं तो अपने स्वार्थ के कारण लगा रहे हैं। लश्कर तोयबा पर अगर हम जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित करना चाह रहे हैं तो जाहिर है उसमें सिर्फ हमारी स्वार्थ नहीं है, पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। अब वही फैला रहे हैं और भी संगठन है, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम ऐसे हैं, लेकिन उन पर तो लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वीटो यानी ये इसलिए लगा दे रहा है क्योंकि इसका कोई हित नहीं है, मतलब चाइना का कोई हित नहीं है। लेकिन वो क्या करता है कि पाकिस्तान को खुश करके पाकिस्तान के माध्यम से जो है अपना व्यापार अपना जो है बाहर रहता है, और भी जो मुस्लिम कंट्री हैं उनको भी खुश करने के लिए, ताकि इनका व्यापार चलता रहे, इनका कोई स्वार्थ नहीं भैया। हमारा भी या हमारे पड़ोसी का जो भी पढ़े लिखे हों, व्यापारी हों, उनका किसी से कोई दुश्मनी, किसी से दोस्ती नहीं होती। उनका सिर्फ स्वार्थ होता है उनका बिजनेस कैसे चले। आज चाइना हमारा विरोध कर रहा है इसलिए क्योंकि भाई कई मामले में हम चाइना से कम नहीं हैं, लेकिन कुछ मामले में हम बहुत पीछे हैं। जबकि सन 82 या 90 तक ये स्थिति थी कि चाइना की जो इकोनॉमी थी हमारे लगभग बराबर थी, आज हमसे 20 गुना ज़्यादा है उसकी इकोनॉमी। अब जाहिर है कि सैन्य संगठन में, अर्थव्यवस्था में हमसे लगभग वो 10 गुना आगे निकल गया है, और आज हम उससे 20 गुना पीछे हैं कई मामलों में। बस उसके सिर्फ एक ही मामले में है, पॉपुलेशन में लगभग हम बराबर आ गए। और जो सैन्य संगठन है लगभग सैन्य संगठन में भी काफ़ी पीछे हैं। हमारी जो बजट है जो उस पर सेवाओं पर जो खर्च करना चाहिए हमसे भी कम से कम 10 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो कई मामलों में हमसे आगे। लेकिन ये है कि जो उभरती हुई एक तो सबसे बड़ी हमारी मार्केट है, तो हर देश जो है ये चाहता है कि इंडिया को भी खुश करना चाहता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। और जितने भी व्यापारी होते हैं भाई, व्यापारी तो ये चाहेगा ये मार्केट हमको मिल जाए। वही चीज़ ये है, इंडिया भी एक मार्केट है, चाइना भी एक मार्केट है, लेकिन चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन चुका है, अब तो वो सप्लाई करता है। देखिए छोटे छोटे चीज़ है, कोई भी जो है जो टिकाऊ नहीं होता है, टिकाऊ अच्छे खराब माल जो है हमारे यहाँ भेजता रहता हूँ और उसका जो है पूरा लाभ लेता रहता है। अच्छा चलो क्या भी क्लास ले रहे हैं, तो ये तो हम मुद्दे से अरे चलो ठीक है, ये मुद्दा खत्म करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्रीस जो साइप्रस का मुद्दा है, तो इसमें हम ये देखते हैं। देखिए आज हमारा जो मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान के जो दोस्त है तुर्की, इसको भारत का करारा जवाब दिया जा रहा है कि भारत द्वारा एक करारा जवाब इस मामले में दिया जा रहा है क्योंकि तुर्की क्या है, कई मामलों में पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तानी भारत के विरोध में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कई मामलों में आप लोगों ने पेपरों में भी पढ़ा होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है, ऑक्युपाइड की बात आती है, तो वो आके बीच में खड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान जो कह रहा है बिल्कुल सही है। अब उसी चीज को कई बार इंडिया ने समझाने का भी इन्हें प्रयास किया कि भैया तो हमारे मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करो, लेकिन उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती। समझ में क्या है, उसको भी अपना व्यापार दिख रहा है, वो जरा से भी उन्होंने क्या सपोर्ट क्या कर देता है कि पाकिस्तान तुरंत जो है ये समझ जाता है कि यार तो हमारा सबसे बड़ा कैसी है। अब वो क्या कहता है कि जो भी वो है सामान वगैरह सब ये होता है कि भाई तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है, तो सब सामान वहाँ से आया शुरू कर देते हैं। उसको चाहिए क्या, टर्की को कि उसका सामान बिकता रहे बस। भाई अगर आप तुम्हें जरा से खुश कर देंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द वाले कहेंगे भैया कितने बढ़िया है, चलो भैया सामान इन्हीं का सब मंगाओ, तो हमें तो सामान ही तो बेचना है। ठीक वही काम तुर्की कर रहा है। अब आज जो है अगर इसका स्वाद खत्म हो जाए, अभी पाकिस्तान में जो दिवालिया हो जाए, जब वो जान जाएंगे कि ये तो पूरे किसी काम का नहीं है, तो तुर्की उनको छोड़कर किसी और पकड़ लेगा। भाई उससे नहीं मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है चाहे तुर्की हो या अमेरिका हो या रशिया हो, ये किसी के भैया कोई मित्र नहीं है, कोई यारी दोस्ती नहीं है इनकी। इनका सिर्फ इतना है कि इनका व्यापार कैसे चले। अमेरिका का भी वही चीज़ है,
कि अमेरिका कभी इंडिया को सपोर्ट करता है, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। उसका ये है कि भैया हमारा व्यापार बस चले। हाँ, ग्रे लिस्ट से भाई ठीक है, उसे देखो इसलिए बाहर नहीं किया गया है। इसमें भी तो लोगों का हित है कि अब जाहिर है कि उसको पूरी तरीके से दिवालिया होने से भी बचाना है। अब अगर हम उसे पैसा वैसा नहीं व्यवस्था करवाएंगे तो सामान हमारा हथियार कैसे खरीदेगा बताओ। अब ये चाइना भी रसिया भी चाहता है और अमेरिका भी चाहते हैं। एक तरफ दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े कट्टर दुश्मन हैं, तो एक तरफ ये है कि उनका भी सामान तो बिकता है, उनका भी सामान बिक रहा है। अब उसके पास अगर पैसा नहीं होगा तो क्यों खरीदेगा सामान हमारा, और वो नहीं खरीदेगा। अगर वो खत्म हो गया तो फिर इंडिया का एक वर्चस्व हो जाएगा, फिर इंडिया ये कहेगा तुम्हारा सामान क्यों खरीदे भाई। अब अगर इंडिया की ये दिक्कत रहेगी कि पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं हमारे यहाँ घटा सकता है या चाइना से जो है इस तरीके की जो है सैन्य प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो ये अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा, जब सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा तभी तो हथियार खरीदेगा। जब हथियार नहीं खरीदेगा तो फिर जो है उनका इतना बड़ा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो आज देखिए, जब हथियार खरीदने के मामले में लगभग इंडिया का कौन सा स्थान है इस समय? दूसरा स्थान है, पहला कौन है? यूएसए तो बेचने वाला है यार, यूएसए चौथा है सर। किसका? खरीदने के मामले में, खरीदने के मामले में जो परचेजिंग कौन है, कौन पहले स्थान तो कौन दूसरे कौन है? देखिए, या तो सऊदी है, सऊदी और इंडिया दो में है। कभी इंडिया एक पर चला जा रहा है, कभी सऊदी एक पर आ जा रहा है। हाँ, वो तो बेचने के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। बेचने के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर चल रहा है कभी। और इंडिया जो सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है? रसिया से। सबसे ज़्यादा हथियार जो है इंडिया रसिया से खरीदता है। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हथियार जो खरीदता था वहाँ से खरीदता था, अमेरिका से। तो अभी तक तो भाई जाहिर है इसको ग्रे लिस्ट पे है। ग्रे लिस्ट से हम जब तक बाहर नहीं करेंगे तब तक इसको जो है कोई फाइनेंस करेगा तो है नहीं। जब इसके पास फाइनेंस पैसा आ जाएगा तब ये अपने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा देगा और हथियार खरीदना शुरू कर देगा, और इसी के जो है विरोध में इंडिया भी खरीदना शुरू कर देगा। ये तो इनकी जो एक डिप्लोमेसी जो है, इन लोगों की हर कंट्रियों की यही तो है भाई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो का निर्माण किया गया, और जो यूनो के कितने 7 संगठन है ना यूनो में है। हाँ, इसमें जैसे वर्ल्ड बैंक है और कौन सा IDA क्या है उसका, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो बैंक है, क्या कहेंगे उसको, विकास बैंक है, और WHO है। ये सब संगठन कौन से हैं जो 1946 में जो सनी निर्माण हुए हैं। इनका मेन उद्देश्य यही है कि गरीब कंट्रियों को बस इनको उधार देते रहो और इनको जो है उसमें फंसाते रहो। और उधार देने वाला कौन है? यहाँ जो WHO में है या वर्ल्ड बैंक वगैरह में जो पैसा कहाँ से आता है? यही जो डेवलप कंट्री हैं वही देते हैं कि लो भैया बांटो। उनको जो विकसित देश हैं उन्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती भाई, उनके पास तो वैसे ही पैसा जो है भरा हुआ है। अब उसी तरीके से ये जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो इन लोगों को ऋण मुहैया कराते हैं ताकि ये दिवालिया ना हो। अच्छा, दिवालिया इसके पीछे और भी कारण है। अगर हम दिवालिया कोई कंट्री हो जाएगा तो उसके जो इर्द गिर्द जो पड़ोसी देश हैं वो भी तो उससे प्रभावित होंगे भाई। जाहिर है, अगर हमारे घर में भुखमरी है और हमारे परिवार में जैसे 7 लोग हैं और कोई खाने को नहीं पा रहा है तो हमारा परिवार क्या करेगा बताइए? क्या करेगा? चोरी करेगा। कहाँ करेगा चोरी? पड़ोसी घर में करेगा है, छीना झपटी करेगा। कहाँ करेगा? पड़ोसी घर में करेगा है, और कत्ल भी कर दे उसके चक्कर में। जैसे 80 के दशक में जब चाइना की वही स्थिति थी कि वहां पर अगर रास्ते में आप एक ब्रेड भी ले जा रहे हो तो ब्रेड के लिए आपको मर्डर हो जाता था।
भाई वो जो सामने वाला है जो छीनेगा तो सामने वाला जो ले जा रहा होगा वही तो उठा होगा, वो विरोध करेगा, सामने वाला चाकू मार देगा। तो वही चीज है कि अगर आप दिवालिया भी हो जाते हैं तो अभी तो दिक्कत है, फिर उससे जो है और भी समस्या उत्पन्न होगी। अब वहां से जो विरोध होगा वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है ना। आज तो जो हमारा वर्ल्ड है वो एक यानी वैश्विक गांव बन के रह गया है। अब आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, 24 घंटे बाद अमेरिका में हो सकते हैं। हम चोरी यहाँ कर रहे हैं, हाईटेक तरीके से हम अमेरिका में चोरी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी चोरी कर सकते हैं। तो आज तो एक पूरा जो है चोरा विश्व एक गांव बन चुका है कि आप बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसलिए भी हमें बचाना है कि एक तरफ जो है पूरे विश्व में या अड़ोसी पड़ोसी भी उससे बचे रहें और हमारा व्यापार भी चलता रहे। तो कहने का मतलब ये है, हम आ जाते हैं अब साइप्रस पर, ये सब बहुत हो गया। तो अब देखिए हम अब साइप्रस के साथ हम एक जो है डील करने जा रहे हैं। और डील हम क्यों कर रहे हैं? देखिए सिर्फ हमें इसको जवाब देना है, तुर्की को जवाब देने के लिए भारत जो है तुर्की को ये जवाब देना चाहता है कि जो तुम हमेशा हमारे कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करते हो, यूएनओ में जब भी हमारा कोई प्रस्ताव आता है, जब हम अपनी डिफेंस करते हैं या पाकिस्तान को हम थोड़ा सा जो है डाउन करने का प्रयास करते हैं, तो तुम जो है सपोर्ट करके इसको बढ़ावा देते हो। तो कोई बात नहीं, अगर तुम ये इस तरह के डिप्लोमेसी कर सकते हो तो हमें किसी से कम नहीं है। तो अब जो है हमारे विदेश मंत्री जब साहब हैं, जो एस जयशंकर साहब हैं, अब ये आज 15 साल बाद साइप्रस का दौरा कर रहे हैं और ये 29 तारीख को निकले हैं और 2 तारीख को वहां से निकलेंगे। मतलब 29 से 2 तारीख तक उनका वहां पर विजिट है। वहां पर साइप्रस में ये क्या करेंगे कि ये वहां पर कुछ डिफेंस की यानी रक्षा क्षेत्रों में कुछ डील करेंगे, कुछ मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करेंगे। मतलब अब हम भी वही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज आ गई कि हम उसको डिफेंस डील क्या यानी क्यों करेंगे, हम भी तो कुछ सामान बना रहे हैं। ये जो क्या HAL के माध्यम से कौन सा जो हेलीकॉप्टर वगैरह बना रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर है, अब तो मिसाइल है, अब तो जो ब्रह्मोस है इसको भी तो बेचने का हमें परमिशन मिल गया। भाई अभी ब्रह्मोस में क्या था कि ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी थी हमें रशिया से लिए थे। अभी तक रशिया ने और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हमारे पर प्रतिबंध लगाया था कि आप इसकी क्षमता कितनी है, इस समय कितनी है ब्रह्मोस की क्षमता, मारक क्षमता है शुरुआत में कितनी थी ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितनी है? शुरुआत में 200 ये थी, ये शुरुआत की है जब बनाए हैं ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता ये थी। अब इस समय इसको बढ़ाने का परमिशन दे दिया गया। अब ये लगभग 300 प्लस कर दिया गया है, ठीक है। और 300 प्लस करने के बाद अच्छा ये अभी आप लोग हम नोट नहीं करा रहे हैं कुछ, ठीक है। हम सिर्फ एक ये है आपका एक व्यू डेवलप कर रहे हैं, जो चर्चित मुद्दे के एक व्यू है। इसमें आपको कुछ ही फैक्ट मिलेगा, कुछ फैक्ट जैसे हमने ये साइप्रस बता दिया, इसकी राजधानी क्या है और 15 साल बाद क्या गए हैं, इसके पहले कौन गया है, ये कुछ फैक्ट होगा, हम फैक्ट अभी बता देंगे। इसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात इसलिए किए क्योंकि हमें डिफेंस क्षेत्र में समझौता कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ साइन करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये था कि जो साइन करने जा रहे हैं हम भी व्यापार ही करने जा रहे हैं, हमारा भी कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं कि हम रशिया टर्की को पूरी तरीके से नीचा दिखा रहे हैं। जो टर्की काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ, वही हम निकोसिया इसके साथ साइप्रस के साथ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें भी अपना सामान बेचना है, हमारे पास भी डिफेंस से संबंधित तमाम छोटे बड़े यंत्र बनकर तैयार हो चुके हैं। तो कई मिसाइलें ऐसे हैं जो अन्य कंट्रियों में बेच चुके हैं। ये जरा मिसाइलें भी आप लोग देख लीजिएगा, कौन कौन सी मिसाइल किन किन देशों को अभी हाल ही में हम लोगों ने सप्लाई किया। कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं, कुछ जो है आपके दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री हैं। ये जरा आप लोग देख लीजिएगा, नेट पर इस पर सर्च करिएगा तो आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है। और ये फैक्ट आप लोग बना के नोट कर लिया करिए।
क्योंकि ये सब है। अभी जैसे हमने बताया कि जो डिफेंस डील में लगभग 5 समझौते करने हैं, अब पांचों में अभी ये समझौता आ जाए तो वो पांचों पॉइंट हम देख लेंगे कौन कौन से हैं, किन किन यानी बिंदुओं पर इन्होंने 5 बिंदुओं पर लगभग समझौता करना है इनको। तो डिफेंस से संबंधित और भी कुछ ऐसे हैं मुद्दे हैं जिन पर इनको समझौते करने हैं। अब इनमें क्या होगा कि हम कुछ मिसाइल बेचेंगे उसे, छोटे हथियार बेचेंगे, जैसे अमेरिका और रशिया हमारे साथ करता है, और जैसे हम इजराइल से खरीदते हैं, फ्रांस से अभी खरीदे हैं राफेल खरीदे हैं, लास्ट अभी आया हमारे पास। ये भी जरा देख लेना कि लास्ट जो है जो वो आया है, यानी जो लास्ट खेप कहेंगे क्या कहेंगे उससे, तो राफेल का किस तारीख को आया, कितने आए और कितने अभी तक, यानी कितने हम लोगों ने ऑर्डर दिए थे। जरा ये संख्या वगैरह भी देख लेना, कभी कभार पीसीएस वाले ये संख्या भी पूछ लेते हैं कि कितने हमने जो है वहां से अभी परचेज किए और लास्ट कब आया, पहला कब आया। ठीक है, राफेल का भी देख लेना क्योंकि राफेल अभी जल्दी में आया है। ठीक है, और कहां पर आया, कहां पर उनकी तैनाती की है, ये जरा कुछ बिंदु आप लोग इसको जो है देख लिया करिए। और कभी भी जैसे पेपर में आप लोग जो भी पढ़ते हैं तो उसके मेन चीज जो है आप लोग नेट पर सर्च कर लिया करिए। यहाँ के किसी के भरोसे मत रखा करिए कि कोई अगर आपको पढ़ाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य ये था चर्चा करने का मुद्दा का कि आप लोग करंट को मैगजीन से पढ़ते हैं, जो फैक्ट है आप मैगजीन से पढ़ें। आपका सिर्फ हमें एक व्यू डेवलप करना है कि कोई चीज मुद्दा होता है वो किस तरीके से उसके बारे में आप लोग सोचें, कितने एंगल से सोचें, और जब आपको लिखना है तो आप इसको 250 वर्ड में कैसे लिखें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मेंस का भी हो सकता है, प्री के 2-4 फैक्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब फिर अब ये हमने बताया कि आपका जो है इसमें डिफेंस डील होनी है। अब ये 29 तारीख से 2 तारीख तक के बीच में हमारे जो विदेश मंत्री साहब हैं ये इस पर डील करेंगे साइप्रस के साथ। अच्छा, अब ये अगला मुद्दा आता है कि इस यानी ये साइप्रस में जो ये है कि टर्की का क्या इसे वो है क्या नाम है, स्वार्थ क्या है, मतलब टर्की यहाँ पर क्यों हस्तक्षेप करना चाहता है। कोई उद्देश्य नहीं है टर्की का, कोई यानी हित नहीं है, विशेष हित अब हो गए हैं शायद अब तो तमाम हित यानी शायद इन्होंने खोज कर लिया है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें इस मामले में कि यहाँ पर नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस बहुत ज़्यादा निकल रही है, समुद्री क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में नेचुरल गैस निकल रही है, प्राकृतिक गैस है, जिससे आपके पेट्रोलियम है और ये जो एलपीजी है ये सब निकल रहे हैं। और ये इसका जो है ये चाह रहा है कि अगर ये क्षेत्र अगर हमारा कब्जा हो जाए तो हमारे पास नेचुरल यानी जो प्राकृतिक स्रोत बहुत ज़्यादा आ जाए। ये अब थोड़ा सा स्वार्थ हो गया, लेकिन इसके पहले इसका कोई विशेष स्वार्थ नहीं था। ये 1974 में इसने क्या किया था कि साइप्रस पर इसने अटैक कर दिया था। अटैक करने के पीछे ये था कि 1974 में जो 1974 तक तो ये था ब्रिटिश गुलामी थे। 1974 में इन्होंने एक राष्ट्रपति अपना नियुक्त करके लोग चले गए थे। जब उन्होंने कबायलियों ने इस पर आक्रमण कर दिया तो टर्की को ये मौका मिल गया कि अब जो है इसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि एक तरफ यूनान जो है या ग्रीस इस पर अपना कहीं कब्जा न जमा ले, अगर ग्रीस उस पर कब्जा जमा लेता तो इसके और करीब आ जाता। जैसे श्रीलंका पर हम कब्जा नहीं चाहते हैं चाइना का या पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं कि अगर वो चाइना या पाकिस्तान आ जाता है, अगर श्रीलंका के हब्बन टोटट पर अगर वो अपनी सैन्य बेस स्थापित कर लेता है तो वो दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी। जैसे कहते हैं नहीं कि एक पल्स ऑफ रिंग, पल्स ऑफ रिंग क्या है? हाँ, मोतियों की माला क्या है? भारत को चाइना घेर रहा है। हाँ, भारत को चाइना जो घेर रहा है, जिस क्रम में घेर रहा है, जैसे ये हमारा भारत है,
बन नहीं रहा, बहुत दिन हो गए आप इसे छोड़। ठीक से बन नहीं रहा इंडिया, आदत के छूट चलिए। हाँ डॉक्टर हम क्या कर लेते हैं, इसी बारे में इंडिकेट कर लेते हैं कि जो चाइना है जो पल्स ऑफ रिंग बना रहा है, वो देखिए एक तो यहाँ पर अपनी बंदरगाह बनाया है, ये यहाँ पर कौन सा है बंदरगाह जो पाकिस्तान के उस पर क्या नाम बनाया है, ग्वादर, ग्वादर ये ना, ग्वादर बनाया है। एक तो यहाँ पर ग्वादर है और एक जो है यह साइप्रस पे बनाने का प्रयास कर रहा है। नहीं सॉरी, साइप्रस नहीं, वो कौन सा कंट्री है, हाँ इसको किया है ना, सोकोत्रा में, एक सोकोत्रा में बनाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ भी शायद कुछ कर चुका है। और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद सीधे जो है ये मालदीव का एक छोटा सा द्वीप है, वो कौन सा है, मालदीव का एक छोटा सा द्वीप पर उसने जो है लीज पर लिया है, काफी वहां भी विरोध चल रहा है, उसका नाम हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ये मालदीव है, ये मालदीव है, ठीक है। एक यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह, एक जो है सोकोत्रा के पास है, एक मालदीव के पास है। उसके बाद फिर अब देखिए श्रीलंका के हम्बनटोटा पर आ गया है, 99 साल की लीज पर वो भी ले लिया है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि सीधे आकर के इसके वेस्ट इसका बांग्लादेश का ही कोई है बंदरगाह, उसको भी इन्होंने ले रखा है, पहले ले रखा है। उसके बाद म्यांमार का एक कोई है छोटा सा, म्यांमार का कौन सा है याद है, ये आंकड़े अभी हमें याद नहीं है भाई, ये 5 साल में, मतलब इस तरीके से इसने कवर किया है ऐसे, ठीक है। तो ये जो ऐसे बनाया है ये इसे पल्स ऑफ रिंग कहा जाएगा। इसके डिफेंस में एक इंडिया ने एक रिंग बनाया है, उसे क्या कहा जाता है, उसे शायद डायमंड ऑफ रिंग कहा जाता है, ऐसे डायमंड ऑफ रिंग ऐसे कुछ है। तो इंडिया ने क्या किया है, इनके बाहर की तरफ इसने एक ईरान में कौन सा जो है बंदरगाह है, वो है चाबहार, एक तो ये चाबहार है। इंडिया ने क्या किया है, जो इन्होंने जो भी रिंग बनाई है इनके बाहर की तरफ से कवर करने का प्रयास किया। तो एक तो चाबहार इंडिया ने यहाँ किया, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक यहाँ पर यमन के पास में कहीं एक किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है जंजीबार के आसपास है इन्होंने किया है। उसके बाद फिर नीचे आ गए हैं मालदीव पर, इन्होंने भी स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उनके नीचे मतलब उसे क्या है, इन्होंने डायमंड जो है डायमंड रिंग को इन्होंने जो ये है पल्स ऑफ रिंग, इसको कवर करने का इन्होंने प्रयास किया। इनके बाहरी क्षेत्रों में एक घेरा बना लिया, मतलब इंडिया ने ये काम किया है घेरा बनाने का। इसका मुख्य कारण यही है कि अगर ये यहाँ पर सैन्य बेस बनाते हैं तो हमारे भारत के ठीक करीब है, कभी भी अगर अटैक करना हुआ तो डायरेक्ट अटैक कर देंगे। अब उसी तरीके से अगर हम सैन्य जो संगठन जैसे चाबहार ने एक स्थापित कर लिए, अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी इन्होंने स्थापित किया है शायद ताजिकिस्तान में भी इन्होंने एक संगठन स्थापित किया है इंडिया ने, अपनी सैन्य बेस स्थापित किया है, लेकिन ये द्वीप क्षेत्र में, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि इनके बाहरी तरफ भी कवर करने का प्रयास किया है। तो ठीक यही चीज टर्की यही नहीं चाहता है कि कहीं यूनान जो है उसे चारों तरफ से कवर न कर ले, इसलिए उसने क्या किया कि जो ग्रीस है जो साइप्रस है, तो इसने क्या किया है, साइप्रस पर इसने अटैक कर दिया अपने जैसे जम्मू कश्मीर पर जब जो पाकिस्तानियों ने अपने कबीलाई घुसा दिए थे 1947 में ना, जो ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा कब किए पाकिस्तानियों ने, किस सन में किए, 1947 में। तो ये समय आजाद हुआ था ना, भाई जब देश आजाद हो रहा था तब ये बात हुई थी कि जो है अंग्रेजों ने ये कहा
कि भाई जो छोटे छोटे जो ये रजवाड़े थे उनसे उन्होंने क्या कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पाकिस्तान में विलय हो जाए या इंडिया के साथ आ जाए। तो सब लोग तो लगभग विलय हो गए, कुछ लोग आनाकानी करते रहे। आनाकानी करने वाले ये भी थे हरि सिंह भी, और हैदराबाद वाले भी थे, और वो वहाँ वाले थे क्या जूनागढ़ वाले। तीन लोग तो ज्यादा कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे। तो इन दोनों लोगों को तो जो है लाठी बरसा दिया गया हैदराबाद पर और इन पर। लेकिन ये चूंकि जो है थोड़ा सा इनकी भी हिलावारी ज्यादा चल रही थी, तो यहाँ पर ये हुआ भाई क्या किया जाए। इसी का फायदा उठाए थे पाकिस्तानी। पाकिस्तानी भी चाह रहे थे कि वो इनको कह रहे थे कि हमारी तरफ आ जाओ। इंडिया वाले कह रहे थे भाई आपकी स्वेच्छा जो है, तो ये कह रहे थे कि नहीं मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। तो ये किसी तरह मिलना नहीं चाह रहे थे। तो कबीला जो यहाँ के कबीलाई थे वो उस मौके का फायदा उठाए। इसलिए फायदा उठाए क्योंकि भाई ज्यादातर उनकी जो आबादी थी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसी का फायदा उठा करके अपनी तरफ लोग कबीलाई को प्रवेश करा दिए, और जो है वो नाम इनको दिए कि ये कश्मीरी हैं। उनको उनसे अटैक करवा करके और यहाँ तक लगभग श्रीनगर तक जब आ गए। पहले तो इन्होंने प्रयास किया रोकने का, राजा हरि सिंह ने, लेकिन कितना करते क्योंकि उस समय देखिए जो ये थी पॉपुलेशन थी जो हिंदू मुस्लिम जो भी रही हो, उसमें जाहिर है कुछ समर्थक तो पाकिस्तान के थे, वो इनका साथ दे नहीं रहे थे। भाई जाहिर है आज भी जैसे है कि जो भी वहाँ पर लोकल स्तर पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, तो स्वयं वहीं के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वही स्थिति पहले रही होगी। वो जब वहाँ तक घुसते चले आए तब फिर ये भागे इनके पास, इंडिया के पास कि भैया बचा लो। इन्होंने कहा भैया हम कैसे बचा लें तुम्हें, हमारे पास कौन सा अधिकार है, आप विलय कर लीजिए, फिर हम सेना भेज देंगे। तो सरदार पटेल ने कहा भाई ठीक है आप विलय करवा लीजिए। फिर जब इन्होंने विलय पत्र अपना वो पेश किया तब फिर यहाँ की सेना गई। लेकिन जब तक यहाँ की सेना गई तब तक क्या हुआ था, वो काफी दूर तक आ चुके थे। पाकिस्तान तुरंत चला गया कि उन्होंने वहाँ कहने लगा भाई साहब ये जो है जहां सा जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे स्टेट को जबरदस्ती छीन रहे हैं। अब ये स्टेट हमारे मिलना चाहता है और ये तो मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा उसका स्वाद भी था, उन्होंने थे कौन लोग, वही ब्रिटिशर्स, वही अमेरिकी भी ब्रिटिशर्स ही थे टोटल। तो वो जाहिर है उनके साथ के थोड़ा समर्थक तो थे ही। और उस समय जो पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के जो प्रोधा हुआ करते थे वो ब्रिटिश के जो है सपोर्टर थे। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि अभी जो है मारकाट बंद करो, तुम जहाँ हो तुम वहाँ रुक जाओ, जहाँ तो अभी इंडिया वाले वहाँ रुक जाओ। तो वही जो है यहाँ तक जो सेना आई, यहाँ तक जो पाकिस्तान यहाँ तक घुस आए थे, यहीं पर LOC की एक लाइन खिंचवा दी है कि भैया ठीक है तुम जहाँ आओ तुम वहाँ रुक जाओ, तुम जहाँ आओ वहाँ रुक जाओ। अब फिर आगे जो है क्या करें, कितना? हाँ तो लगभग देखो, लगभग ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला लगभग पोर्शन है। अरे उसमें आपको पॉइंट में आ गया। ये वाला जो है चाइना छीन लिया, ये 1962 में छीन लिया इसको। चाइना इधर कब्जा कर लिया, ये इधर कर लिया, तो ये बचा तो इतना ही है। हमें लग रहा है कितना 60% बचा होगा, 60% लगभग बचा है। अब वो बात अलग है कि हम इनको जो है अपने मैप में दिखाते हैं। मैप में इसलिए दिखाते हैं कि भाई हमारे पास विलय पत्र तो ही है तो पूरा हमारा। चाइना भी अपने में दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन हम उसका विरोध करते हैं। भाई जाहिर है कि हम उसको छोड़ देंगे, अपने मैप में तो दिखाएंगे। और ये हमारी पाकिस्तान इसको अपने में दिखाता है, हम अपने में दिखाते हैं। तो आपसे मुद्दा कहकर डाल दिया था कि आपस में समझा दीजिए। अरे यही तो यूनो का स्वार्थ था, यूनो का स्वार्थ था। वो तो ये चाहते था कि सारे लड़ते भिड़ते रहे ना। ये अगर लड़े भिड़ेंगे नहीं तो कैसे हमारा जो है हित जुड़ा रहेगा। भाई आज ही वो अप्रत्यक्ष रूप में है उपनिवेशवाद तो किसी तरीके से तो बना ही हुए भाई।
अब देखो ये कहना उचित नहीं है, हो सकता है वहां पर नेहरू जी की भाई कुछ दूर दृष्टा रही हो सकता हो भाई। आप अगर हम तात्कालिक रूप में देखते हैं तो हम थोड़ा दोषी को मानते हैं कि इनके पास जो इतने काबिल लोग थे, जैसे सरदार पटेल जैसे लोग इतने काबिल थे, इनकी बात नहीं सुनते थे। उसके पीछे कारण कुछ रहा है जो सुनने में आता है, बताते हैं कि भाई ये इनका यहाँ मूल निवास था जवाहरलाल जी का, वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी मातृभूमि को जो है खून बहे, तो वो जो है उसमें बार बार हस्तक्षेप करने का प्रयास करते थे। तो उनके जो चार लोग थे जो कहते थे उनकी बात ज़्यादा सुनते थे। अब जब पटेल जी ये कहते थे कि अरे भैया थोड़ी देर तुम बाहर घूम आओ, तो कहते थे अगर हम बाहर घूमने जाएंगे तो तुम आंखों खराबा करोगे। तो जैसे भी वो बाहर जाते थे, कहीं अटैक करना चाहते तुरंत आंख हो जाता था, साफ भाग के आओ, यहाँ तो गड़बड़ होने वाला है, तो भाग चले आते थे, कुछ होने ही नहीं देते थे। कई रीजन रहा होगा भाई, वो तो था ही। लाल बहादुर शास्त्री भी जब थे, जब 1962 में कब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का? 62 में चीन से हुआ था। तो जब लाल बहादुर शास्त्री भी थे 1965 में जब पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया था, तो उसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये जो है हमारे देश में घुस आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, इन्होंने आर्मी पूरी छोड़ दी कि तुम लोग जो करना चाहो वो करो, हमारी तरफ से खुला छूट है। तो तीनों सेनाएं जो है जुट करके जल थल वायु सब जो है जुड़ गए और इनको यहाँ तक खदेड़े, यहाँ तक आए। ये पूरा जो है ये कवर करना है, मतलब ऑक्युपाइड तो कवर ही किए हैं कि पाकिस्तान को भी घुस गए। अब जो है ये लोग चिल्लाने लगे कि या ये लोग तो हमारा छीन ले रहे हैं, अब क्या किया जाए? उधर से रसिया जो हमारा बहुत बड़ा दोस्त बनता है, तो वो भी कहने लगा यार अच्छा उस समय कुछ और भी स्वार्थ हमारे इंडिया भी रहा होगा, हो सकता है तरह का स्वार्थ रहा हो सकता है क्या चुप रहे हो लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भी रहा हो। तो उधर जो है अमेरिका कहने लगा यार ये तो गलत है, क्योंकि अमेरिका सपोर्टर हुआ करता था पाकिस्तान का, तो उन्होंने कहा यार ये तो गलत है। तो रसिया कहने लगा यार गलत तो है, तो ऐसा करते हैं दोनों लोग का बैठक करा देते हैं। तो ताशकंद में बैठक करवा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा कि ठीक आइए, ये चले गए वहां पर, उधर से पाकिस्तान वाला है। फिर वहां पर देखिए क्या समझौता है लोगों ने कराया, इन दोनों ने। यहाँ पर यूनो नहीं है, यहाँ पर अभी तक यूनो जो है इसको बॉर्डर खींचे हुए, वहाँ कोई यूनो नहीं है। अगर वही हो सकता है कि हो सकता है लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय इस बात पर अड़िग रहे हों कि हम भाई देखो आपका क्षेत्र तभी छोड़ेंगे जब आप हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर छोड़ देंगे, तो हो सकता है ऐसी बात नहीं हो। अब ये अपने अड़िग रहे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये खराब लगा हो कि यार ये लाल बहादुर शास्त्री जी तो गड़बड़ कर रहे हैं, फिर तो हम लोग का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा सब। और पाकिस्तानियों ने भी कहा होगा कि भैया अगर ये मुद्दा तो नहीं खत्म किया तो हमारा तो अरे जो राजनीतिक व्यवस्था है पूरी ध्वस्त हो जाएगी। अभी तक हम जितने चुनाव लड़ते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव जीतते हैं हम लोग, और जितने आप लोग हथियार खरीदते हैं उसी के आधार पर खरीदते हैं। अगर यहाँ आतंकवादी संगठन नहीं होंगे तो आपके हथियार नहीं बिकेंगे, ना इंडिया खरीदेंगे ना हम खरीदेंगे। तो हो सकता है कुछ रहा हो। तो इन्होंने क्या किया, ताशकंद में दबाव डलवा के जो है इसे करवा दिया। अब वो बात ओपन ना हो तो जो भी है उनके खाने में जो भी मिला दिया हो ना बेचारे वही खत्म हो गए। उनकी आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाई है, तो जो भी रहा हो उसका मामला। ठीक वही चीज जो है यहाँ साइप्रस की हम बात कर रहे हैं कि साइप्रस में भी यही चीज हुआ कि इसमें भी जब टर्की ने आक्रमण किया तो क्या हुआ कि कुछ पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन, ये जो टर्की का ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो गिटार के ऊपर वाला पोर्शन है, इस पर टर्की ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर जब यहाँ तक कर लिया तो उसके बाद जो है जब यहाँ पर यूनान आ गया, यूनान की सेना आ गई, तो इसको यहाँ तक तो लगभग रोक लिए। उसके बाद चले गए, यानी कुछ लोग चले गए उसमें, यूनाइटेड नेशन में चले गए। फिर यूनाइटेड नेशन कहा अरे भैया कत्लेआम मत करो, ऐसा करो कि तुम्हारी जहाँ सेना है वहीं रुक जाए, इनकी जहाँ सेना है वो रुक जाए, बस ये दो भाग में बट गया। वही ठीक देखिए इसमें ठीक जम्मू कश्मीर का वो दिखता है आपको, जो भी है जम्मू कश्मीर का पोर्शन है, ये देखिए ये वाला जम्मू कश्मीर का, मतलब यहाँ पर पीओके आ गया और ये है इंडिया, ये है इंडिया, ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या कहते हैं इसको,
एलओसी है ना, ये है एलओसी लाइन, ठीक है। यही चीज इस लाइन को क्या कहते हैं, जरा देख लें, तो नोट किए थे नहीं, ये टर्की यानी उसका साइप्रस वाला इसको कुछ कहते हैं यार, तो अलग उससे नोट कर लेना चाहिए। हाँ, इसको ये कहते हैं, देखिए मिल गया। इस लाइन को जैसे यहाँ एलओसी बनी है, इस लाइन को कहते हैं साइप्रस नेशनल गार्ड। ये जो है, ये जो लाइन बनी है, ये आपका साइप्रस नेशनल ये जो है आपका साइप्रस नेशनल गार्ड एक लाइन खींच गई, ठीक है। तो अब आप, हमारा कहने का मेन मुद्दा ये था, हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि ये समानता किस तरीके से, यानी जम्मू कश्मीर से और जो है इससे जो साइप्रस में कितनी समानताएं हैं, यही एक मुद्दा। हम बस इतना आपको बताना चाह रहे थे कि इंडिया क्यों साइप्रस में, हमारे जयशंकर साहब क्यों साइप्रस गए, बस इतना हमारा यानी कहने का वो था, मेन उद्देश्य था कि हम यानी साइप्रस जाने का मेन उद्देश्य ये रहा है कि जिस तरीके से जो तुर्की बार बार हमारे जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करता है यूएनओ में जाकर के, वही काम आज हम यहाँ करने जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ जाएंगे, अब टर्की को यहाँ पर मिर्ची लगेगा। कहते नहीं है कि जिसके घर शीशे को हों वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब तुम्हारी भी वही स्थिति है कि तुम्हारे भी जो है जो घर बने हैं शीशे के बने हैं, तो हमारे शीशे पर पत्थर मार रहे हो, मतलब अपने बारे में नहीं सोच रहे हो कि हमारे भी यही स्थिति है, कल की हमारी भी स्थिति हो सकती है। हमारे मुद्दे में भी लोग जो है यूएनओ में इस तरीके से जो है रंगा डाल सकते हैं, और उसी तरीके से जो हम यानी इनका वो कर रहे हैं, कल हमारा भी विरोध हो सकता है। इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई समझा रहा है तो समझ जाना चाहिए। वो यही जताना चाह रहा है कि भैया आप भी वही इसी स्थिति में है, अगर आप 3-5 करेंगे तो मैं इससे ज़्यादा कर दूंगा। और आज क्या स्थिति है, हमारे भारत देश की स्थिति क्या है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बन चुकी है। अगर भारत कुछ भी बोलता है तो लोग अब सुनते हैं, पहले लोग नहीं सुनते थे क्योंकि हमारे देश की उतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी जितनी विकसित देशों की थी। तो आज लेकिन हमारी स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है, हमारी पहचान अलग हो चुकी है। आज हमारा देश हर क्षेत्रों में प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में। दूसरा आपका सबसे बड़ा तो है ही कि पॉपुलेशन तो हमारी है ही ज़्यादा, मार्केट तो है ही हमारे यहाँ, एक सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ही आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे देखिए आपका जो फार्मास्यूटिकल है, इसमें फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में लगभग हम कितने परसेंट, लगभग 47-47% जो है ग्रोथ कर चुके हैं। यही फार्मास्यूटिकल क्षेत्र जो है, पहले हम दवाएं अन्य कंट्रियों से मंगाते थे, लेकिन आज हम इसको बना करके अन्य कंट्रियों को सप्लाई कर रहे हैं। सीरप दिक्कत कर रही है, सीरप दिक्कत कर रही है ना, वो दिक्कत, ये भी तो एक डिप्लोमेसी है। वो जो तुम सीरप की बात कर रहे हो, जो गैंडिया था और अभी कौन सा उज्बेकिस्तान किसने किया है, उज्बेकिस्तान कौन कर रही है, ये कल परसों की बात है। कल परसों की जो ये बात है कि कौन तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान,
उज्बेकिस्तान की बात है, परसों की बात। परसों जो ये चर्चा में मुद्दा उठा था उसमें ये हुआ कि इसके पहले लगभग 2-3 महीने पहले की बात है कि गैम्बिया जो एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश गैम्बिया देखिए कहाँ है एटलस में, अफ्रीका में देखिए। जो भी ऐसे छोटे छोटे देश हैं उसको मैप में तुरंत देखिए, क्योंकि ये एक इमेज बन जाता है बार बार। अब जैसे जो भी चर्चा में रहते हैं वो ठीक जो है देखिए एज इट इज बना के उठा के छाप देते हैं। ये IAS में एज इट इज करते हैं और IAS की नकल PCS करता है, तो उसी को थोड़ा इजी में ये बोल देता है, लेकिन जो IAS है ठीक डिक्टो वही कर लेता। तो जैसे गैम्बिया है, गैम्बिया में अभी 2-3 महीने पहले इसने कहा था कि जो भारत की जो ये है सिरप, किसी कंपनी के जो नोएडा की कोई सिरप है, कंपनी फैक्ट्री है, वो सिरप पीने से हमारे 60 बच्चे मरेगा। गैम्बिया ने बात किया था 2 महीने में, शायद 2.5 महीने की पहले की बात है। अभी क्या डेट हमने नोट नहीं किया है, बस इतना हमने पढ़ा है कि गैम्बिया ने कहा था कि हमारे जो है 60 बच्चे आपके सिरप पीने से मर गए। अब जाहिर है कि अब इतना बड़ा हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, अब किसी ने अगर उंगली उठा लिया इस तरीके का तो जाहिर है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया ना। अब हम अगर व्यापार कर रहे हैं, अब हमारा जो व्यापार है पूरे दुनिया में जा रहा है, किसी एक ने उंगली उठा दिया तो हर कोई तो उसको प्रतिबंध लगा देगा, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई एक नुकसान में नुकसान हो जाएगा, नहीं नुकसान देखिए कई क्षेत्रों में होगा। एक तो जो रोजगार कर रहे हैं उस क्षेत्र में नुकसान हो जाएगा, दूसरा जो सामान है वो नुकसान हो जाएगा, बाकी वहाँ से मंगाएंगे वो बेकार हो जाएगा, कई चीज हुआ। तो इंडिया ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, उसको तुरंत जो है नहीं उसने इकट्ठा करवाया, जांच करवाया, उसके बाद जांच करवाया तो फिट पाया गया, जो जांच एजेंसी है उसको फिट पाई। उन्होंने कहा यार ऐसी क्या बात है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपके पास आंकड़े क्या है। तो गैम्बिया ने कहा यार वो भी कहा यार बात तो सही है कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं, किसी ने कहा कोका कहाँ ले गए तो कौवा पीछे पड़ गए, कहा तो देख नहीं रहे। हाँ तो उसने जो है उसने कहा यार तो पूछा भाई आपने कोई जांच वाच करवाई, तो उन्होंने कहा साहब हमने कोई तो जांच नहीं करवाई। तो उन्होंने कहा भाई आपने हमारा तो लेबोरेटरी में पूरा जो है फिट पाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी मतलब होता नहीं कि आप फंस गए। अब भाई देखो मेन चीज ये है कि अगर हमारा पॉलिसी है उसको तो चाहिए कि बस तुम्हारी बदनामी हो किसी क्षेत्र में। जाहिर है अगर हम मार्केट में अपना पैर फैला रहे हैं, तो जब हम फैला रहे हैं किसी का पैर सिमट रहा है ना भाई, जब अगर हम वहाँ तक जा रहे हैं तो वहाँ तक अगर पहले से कोई काबिज है तो जाहिर उसके क्षेत्र में हम तभी प्रवेश करेंगे जब वो स्थान खाली करेगा। अब जाहिर है उससे अगर हमारा जो है सामान उससे बेटर हो रहा है तो जाहिर है उसका सामान लोग कम खरीद रहे हैं, हमारा बढ़ रहा है। तो जाहिर जिसका कम हो रहा है उसको कष्ट तो होएगा ही। वो कौन कंट्री हो सकता है कि जिसे कष्ट हो रहा होगा, आप बताइए किस है? अरे पाकिस्तान यार क्या है, पाकिस्तान कुछ है क्या उसकी कुछ औकात है कहीं? पाकिस्तान को तो छोड़ दो। हाँ पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान के व्यापार क्षेत्र में हम व्यापार करेंगे, मतलब हमारी इतनी गई स्थिति हो गई, वो चाइना ही है। मतलब हर कोई है पूरे इंडिया का जो भी बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो यही कहेगा तो भैया कौन एक काम कर सकता है। हमारा पड़ोसी जो हमसे मजबूत है तो हमसे मजबूत वही है कि उसका क्षेत्र सिमट रहा है और हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो जाहिर है उसको निश्चित लगेगी। अब वो उससे कहेगा भाई, उसके कुछ वहाँ पर चाहने वाले होंगे, कहेगा यार जैसे होता नहीं जो बिलियन फिल्मों में नहीं देखते हो कि तुम्हारा अगर प्रभाव अच्छा जा रहा है तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि तुम उन्हें जैसे दारू पिला के या कुछ भी और भी करके अपने क्षेत्रों में उसको अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हो। उसके बाद देखते हो साउथ फिल्मों में नहीं देखते हो, कहते भैया इस पर किसी तरह के दंगा कराओ, इसके लिए जितना खर्चा हो उतना हमसे लो, वरना ये तो हमारा जो है ये प्रभुत्व खत्म कर देगा। ठीक वही चीज़ यहाँ पर हो रहा। तो जाहिर है ये चाइना की चाल हो सकती है, मैं 100% ये नहीं कर रहा हूँ चाइना की है, लेकिन ये 100% ये कहानी साबित होता है कि नुकसान उसे हो रहा तो जाहिर है वो बढ़ावा दे रहा होगा। वही चीज़ अभी उज्बेकिस्तान में है।
उज्बेकिस्तान में भी शायद 17 बच्चों की बात आई कि उन्होंने कहा सिरप पीने से मर गए। यही तो मुद्दा था परसों जो सिरप पीने से मर गए। अब हमारे देश में भी हमारे जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने कहा कि अरे मोदी जी जो है जगह अपना झंडा लहरा रहे हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो बढ़ रहा है, ये है वो है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ 17 बच्चे मर गए, लेकिन इन्होंने ये कहना ही भूल गए कि इनको ये बात नहीं करनी चाहिए। ये हमारे देश की बात है, आपस में हम लोगों की बात अपनी अलग है, लेकिन इस तरीके की नहीं। भाई आप उस क्षेत्र में कुछ इस तरीके की वार्तालाप करते हैं कि भाई जो बाहरी देश ये कर रहे हैं इसकी वास्तविकता जांच करें कि क्या मामला क्या है, जिससे तो हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बदनामी हो रही है, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम आपस में चाहे कितने लड़ें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके को नहीं करना चाहिए। भाई ये तो वो भी तो हो सकती है, डिप्लोमेसी भी तो हो सकती है किसी की। तो ठीक जैसे गैम्बिया की बात है कि वहां पर 2 महीने बाद उसने कहा नहीं साहब आपके सिरप पीने से हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं मरा, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ। और उसे पहले WHO भी बोल रहा था। WHO जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कर कुछ नहीं पाएगा वो, लेकिन चाइना के कहने पर आके खड़ा होकर बोल देगा ताल से। आज भी चाइना का जो कोरोना वायरस है आज तक नहीं कह पाया है कि ये चाइना की प्रोडक्ट है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी है। नहीं मतलब आज तक वो कह नहीं पाया, चाइना को नहीं कर पाया। अब दूसरे छोटे देशों को सीधे बोल देता है तो आपके यहाँ की दिक्कत है, मतलब आप पर उंगली उठा दे, चाइना नहीं कर पा रहा है, तो चाइना करेंगे पैसे कर देगा वो। ठीक वही चीज उज्बेकिस्तान में हुआ कि अब जो है उज्बेकिस्तान वाले बोल रहे हैं, तो फिर ये भाई भारत भी अपना उसने कहा भाई देखिए हम पूरी सहयोग करेंगे, अगर ऐसी बात हुई तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तुरंत जो है अपना ये सब आंकड़े वाकड़े वहां से इकट्ठा किए गए हैं। अब वहां पर वही निकलेगा। अब आज से 2-2.5 महीने पहले जब उज्बेकिस्तान गैम्बिया इस तरीके की बात कर चुका है कि उसके पास कोई प्रमाण नहीं था और WHO से पूछा गया कि आपने कैसे कहा, तो उन्होंने कहा भाई नहीं वो गैम्बिया ने कहा कि यहाँ की दवा है तो हमने भी बोल दिया। उन्होंने कहा भाई आप तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, आपको ऐसे तो बोलने नहीं चाहिए, बिना प्रमाण की बातें नहीं करें आप। तो इसी तरीके से उज्बेकिस्तान की बात है, तो ये उज्बेकिस्तान में इस तरीके की घटना घट सकती है। इससे हमारे देश की ऐसा नहीं भाई, अगर मीडिया में आएगा तो हमारी तो बदनामी हो ही गई, लेकिन जब हम इसको प्रमाण करके अभ्यास करके उसको खंडित कर रहे हैं तब ताकि हमारी और भी वैल्यू बढ़ जा रही है, लेकिन तब तक हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जब भी कोई देश अभी तुम्हारी भी वृद्धि होने लगे, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे जो है कहीं तुम्हारे खिलाफ FIR करवा देगा, कहीं कहेगा अरे ये तो यहाँ चोरी कर लिया, मतलब तुम्हें बढ़ने नहीं देना चाहेगा। कहीं की भी है वो सबके साथ लागू हो सकता है, चाहे हमारा है या हमारा व्यक्तिगत हो, चाहे कंट्री के रूप में हो, चाहे अपने स्टेट के रूप में हो। स्टेट में भी आप देख लीजिए भाई, कोई भी स्टेट साउथ के देख लीजिए पानी के लिए लड़ते हैं, एक भारत की ही देश है आपस में लड़ लेते हैं। तो अब वो तो स्टेट है, जबकि उनका क्या है, वो कहते हैं अरे हमारे किसानों को पानी नहीं मिलेगा, वो कहते हैं हमारे किसानों को भी खेत सूखा जा रहा है, आप ऐसे कैसे जो है ये नदी का पानी जो है हमारे उसमें आना चाहिए, तो आपसे लड़ ले रहे हैं। वो तो एक स्टेट लड़ रहा है, देश लड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई हो रही है। रसिया का अलग संगठन है, उसका अलग संगठन है और ये क्या नाम है, अरे ये जो संगठन है क्या कहते हैं इसको, जो साइंस संगठन है नाटो, एक नाटो संगठन है, एक इसके पहले कौन संगठन था जो रसिया के उसमें था, हाँ। तो इस तरीके से सबके अपने अपने अलग अलग संगठन बने हैं। आप बताइए जो नाटो है, नाटो धमकी देता है लोगों को कि भैया अगर हमारे सदस्य देशों पर कोई अटैक करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि जितने देश हैं, कितने देश हैं नाटो में, 30 से 32 है, 30वां कौन है, बस लास्ट में कोई भी शामिल हुआ है इसका, पोलैंड अभी जल्दी में शामिल हुआ है, पोलैंड जल्दी में शामिल हुआ है। अच्छा पोलैंड शामिल होना चाह रहा था, रसिया से धमकी दे रहा था, नहीं सर यही तो था, पोलैंड तो कहा था नहीं, इसमें अभी ये हुआ था जब यूक्रेन जो है, यूक्रेन कह रहा था कि हम नाटो में शामिल हो जाएंगे,
रशिया ने इसीलिए उस पर तो अटैक किया था कि अगर तुम शामिल होगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी। अच्छा, वो इसलिए चाह रहा था कि अगर वो उसमें शामिल हो जाएगा तो अब जाहिर है कि इसके मामले में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। इस पर अगर इस हस्तक्षेप करेगा तो भाई 300 देश जो है उस पर अटैक करना शुरू कर देंगे ना। वो इसलिए चाहता था कि नहीं, तुम हमारे संसार को उधर नहीं जाओगे, तुम रहोगे इधर ही। अब ये माने नहीं जेलेंस्की साहब, हाँ ये 3 पास करने लगे, ना 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 हम बिल्कुल जाएंगे, उनका तेरी ऐसी है उठा चमट मतलब सब पर वो करना शुरू कर दिया। अब आज जो स्थिति इनकी चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि इनको पूरा सपोर्ट अभी भी जेलेंस्की साहब इसलिए नहीं मान रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि अब अगर हम बढ़ गए तो हमें सत्ता से जाना पड़ेगा, उनको ये लग रहा है। लेकिन इसी चक्कर में कहीं ऐसा ना हो काफी लोग को बर्बाद कर दे, बात खरीद रहे हैं भाई। जाहिर है तुम्हें अपनी जनता से नहीं बहुत ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा अपना नाम हो जाते या आप कहते इस्तीफे दे देते, क्या जरूरत थी अपनी इतनी जनता मरवाने की। लेकिन नहीं, लोग अपने जो है उसके लिए स्वार्थ के लिए वो कर रहे हैं। ये सब तो अपना राजनीति को है कि अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहता है, रशिया अपना जमाए रखना चाहता है, लेकिन उसकी यहाँ भी बिचौलिया वाले बेचारे मारे जा रहे हैं। तो ये हो गया। देखो अब साइप्रस की हमने ये बताया कि किस तरीके से साइप्रस और जो है इसमें जम्मू कश्मीर में समानता कि हम क्यों साइप्रस जा रहे हैं इसमें ये बार बार जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करते थे, बार बार टर्की पाकिस्तान के साथ आ जाता था, उसका सपोर्ट करता था कि नहीं भाई जो तुम कह रहे हो वही सही है। उसके बहाने सभी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका जो है वो लेना चाहता था, श्रेय लेना चाहता था। फिलहाल श्रेय क्या क्या जो है हर कोई मुस्लिम कंट्री इनके साथ थोड़ी है भाई। इतने जो नंबर 1 पर है इस समय मुस्लिम कंट्री कौन सी है? नहीं, जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा है ये तुम्हारी ये है इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया है। लेकिन इंडोनेशिया में देखिए कहीं ना तो कोई हिंदू मुस्लिम की कोई वो है, कभी कोई दिक्कतें नहीं हुई। ये तो दिक्कत में यहाँ पर पैदा किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक मामला वो मतलब व्यापारिक मामला है अपना, मतलब उपनिवेशिक मामला है। मतलब किस तरीके से अपना वर्चस्व बनाए रखें, किस तरीके से हम इन क्षेत्रों पर जो सबसे बड़ा मार्केट है किस तरीके से अपने सामानों का हम व्यापार करें। आज वही स्थिति हमारे इंडिया का है, वो भी हम भी जो है व्यापारी बन चुके हैं, हम भी अब व्यापार करने निकले हैं। हम भी जो है दक्षिण अफ्रीका में जा रहे हैं, कई कंट्री को अपने सामान सप्लाई कर चुके हैं, अपने जो सैन्य सामग्री भेज चुके हैं, और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया में शायद थाईलैंड को भी दिए हैं, कुछ शायद सिंगापुर को भी हम बेचे हैं। जो हल्के हेलीकॉप्टर क्या कहते हैं इसको, जो एचएल ने बनाया है, क्या कहते हैं उसको, जो पहले से बनाया नहीं चिनूक नहीं, अब तो हम ब्रह्मोस भी बेच रहे हैं, म्यांमार को भी शायद कुछ दिए हैं, कुछ जो है अपने पनडुब्बी भी बेचना शुरू कर दिए हैं, और छोटे छोटे हथियार भी बेच रहे हैं। तो अब तो हम भैया खुद व्यापारी बन चुके हैं, और साइप्रस को भी बेचेंगे जाके, ठीक है। तो अब जाहिर है कि हम एक हाथ से एक तीर से डबल निशाना करेंगे। एक तरफ हम तुम्हें यहाँ पर यूनो में जो नौटंकी करते थे वहाँ भी हम तुम्हें अब रोकेंगे, अभी तक हम हस्तक्षेप नहीं करते थे, अब हम अपना व्यापार भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, इसके पड़ोसी देशों में भी करेंगे। अब हम इसको भी एक अड्डा बनाएंगे, मतलब जैसे होता नहीं कि हम अपने व्यापारिक अड्डा बनाएंगे, हम सैन्य अड्डा नहीं बनाएंगे। मतलब जैसे चाइना क्या करता है कि सैन्य बेस बना लेता है, हम सैन्य बेस नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपना जो है मतलब अच्छा सहयोगी बनाएंगे कि अगर हमें जरूरत पड़ी, कहीं अटैक भी करने की जरूरत पड़ी, तो वहाँ पर हमारा सैन्य बेस अस्थायी सैन्य बेस स्थापित हो सकता है कि हमारे हवाई जहाज वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर किसी देश का सहयोग करेंगे। आज जो काम नाटो कर रहा है या अमेरिका या रशिया करने का प्रयास करता है या कर रहा है, वही काम अब हमारा देश भी करने की तरफ अग्रसर है। अब हम जैसे हमने क्या किया, तुर्कमेनिस्तान में अपना जो है ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में जैसे हमने सैन्य अड्डा स्थापित किया है, मतलब ये मध्य पूर्व एशिया में, मध्य पूर्व एशिया है ना ये, तो मध्य पूर्व एशिया में जैसे हमने स्थापित किया मध्य क्षेत्रों में, उसी तरीके से हम इसके साइप्रस की तरफ जा रहे हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर है नीचे की तरफ
मालदीव पर भी हमारा इस तरीके का हो चुका है। साइप्रस से अरे इससे क्या नाम है सोकोत्रा से भी कुछ समझौता चल रहा है इस तरीके का, जंजीबार से भी समझौता चल रहा है। तो तमाम जगह हमारे ऐसा नहीं, ये हम व्यापारिक केंद्र स्थापित करना चाह रहे हैं और व्यापारिक केंद्र के पीछे हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हमारे जो विरोधी कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, इनको कंट्रोल करने के लिए बैलेंस बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम इन लोगों से अपना व्यापारिक संबंध मजबूत करें, ताकि यहाँ पर भी अपना सामान जैसे होता है एक गोदाम बना लें, कभी भी सामान जैसे अगर हम पूरे दुनिया में है अगर हमारे सामान की डिमांड रहे तो यहाँ से हम आसानी से यहाँ पर भेज सकें। अब यहाँ अगर हम साइप्रस पर हो गए तो हम ये क्या करेंगे, देखिए यूरोपियन कंट्री, ये जो यूरोपियन कंट्री हैं यहाँ पर भी अपना सामान सप्लाई कर सकते हैं और अफ्रीका के ऊपरी वाले क्षेत्रों की कर सकते हैं। रही बात टर्की तो हमारा नहीं खरीदेगा, लेकिन हम चलो इजराइल तो हमसे जो है तो सम्मान दी है, लेकिन इसके इर्द गिर्द और भी जैसे लेबनान है, लेबनान के बाद जो है आपका जॉर्डन है और सीरिया है, ये सब तो देश तो हमारे सामान खरीदेंगे। और इधर जो है इधर यूरोपियन है छोटे छोटे कंट्री, ये भी हमारे सामान खरीदेंगे। अगर हम सबको सस्ता और टिकाऊ सामान देंगे तो बिल्कुल हमारा व्यापार बढ़ेगा। उसी तरीके से हम अपना दो काम कर रहे हैं, एक तो अपना सहयोगी बढ़ा रहे हैं और दूसरा जो है अपने सामान की या अपना व्यापार को भी बढ़ा रहे हैं। तो ठीक वही चीज इन्होंने किया है कि इनको किस तरीके से, अब इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, कि हम पावर को कैसे बैलेंस किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। यही चीज जो हम संगठन स्थापित करते थे अभी तक, जैसे हम लोगों ने कितने पूरे दुनिया में कितने संगठन बन चुके हैं इस तरीके के। एक तो तुम्हारा जो है यानी नाटो बना है, अब जैसे ये व्यापारिक कुछ संगठन है, G20 है और G7 है। तो इस तरीके से जैसे और भी आसियान है, आसियान है, सार्क है। तो ये सब जो संगठन बने हैं ये सब बैलेंस ऑफ पावर, मतलब पावर को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। ठीक है, क्षेत्र ये सब क्षेत्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भाई जैसे यूएनओ है और भी वर्ल्ड बैंक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र स्तर पर ये सब संगठन काम कर रहे हैं। आसियान है आपका, सार्क है और नाटो भी समझ लो है। इस तरीके से छोटे छोटे जो है ये भी हो रहे हैं। अब इनका भी दायरा बढ़ ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अब यही चीज अब जैसे यूएनओ की बात चल रही है, अब हमारे देश को ये चल रहा है जैसे वीटो पावर भी हम चाह रहे हैं। अब वीटो पावर क्या हम लोग मिल पाएगा? वीटो पावर बिल्कुल मिलेगा है नहीं। आप ये बताइए जैसे अभी तक जो व्यवस्था थी भाई, जैसे अभी तक यही व्यवस्था थी ना कि 5 जो अस्थायी सदस्य हैं अगर वो हमें सहमति दे दे, किसी को भी मिल सकता है, लेकिन इनमें से अगर एक भी वीटो कर देता है तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, कैसे मिल सकता है? चाइना तो हमारा विरोध कर रहा है, तो क्या मिलेगा? बदलाव किया जाए। बदलाव के साथ साथ हम बार्गेनिंग भी कर सकते हैं या फिर अपने केवल में लाया जाए, फेवर में नहीं। इसमें ये होता है, लेकिन फेवर तो ठीक है, फेवर में तो नहीं आएगा हमारे, लेकिन हम उससे ब्लैकमेल तो कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे संगठन हैं जिसमें चाइना नहीं है और चाइना ही सिर्फ हमारा विरोध कर रहा है, और अगर चाइना को हम ये कर दें कि अगर तुम यहाँ अड़ंगा डालोगे तो हम तुम्हें वहाँ नहीं घुसने देंगे, तो वहाँ सपोर्ट करो, हम यहाँ कर देंगे। इस तरीके से बार्गेनिंग तो की जा सकती है। तो इस तरीके से बार्गेनिंग हो, यानी अगर हो जाए भाई जैसा कि चल रहा है कि ठीक है, इस तरीके से उस तरीके से, मतलब ये है कि प्रयास में तो है। और इनमें जैसे ये G4 G5 है ना, G4 में कौन कौन
हैं? ब्राजील है और इंडिया है और जापान है, जापान है। हाँ। एक नहीं, ये जो क्या नाम है इसका, जो चाइना है, हाँ, इंडिया है और दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, इसे क्या कहेंगे, इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है? ब्रिक्स। तो ये जो ब्रिक्स में चल रहा है, देशों को शामिल करने के बाद चल रही थी 4 देशों की, लेकिन ये 4 देशों में 5 देश हैं, इसमें शायद 5 इन 5 में शायद ये चल रहा था, इसमें सिर्फ इंडिया को ही पूरा जो है 4 देशों की सपोर्ट है, बाकी और भी है, तो किसी को 2 का विरोध चल रहा है, किसी को 3 का विरोध चल रहा है। तो इसमें ये उम्मीद लग रही है कि भाई 4 का सपोर्ट है, चाइना का नहीं है, इसको जो MGTR है कोई संगठन नहीं है, इसमें इंडिया शामिल है। नहीं, क्वाड आपको कुछ क्षेत्रीय संगठन तो अमेरिका का स्वार्थ है हर क्वाड। हाँ, नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, अच्छा चलो, अब कुछ हम लोग फैक्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, फैक्ट पर आ जाते हैं। देखिए, हमारे जो विदेश मंत्री साहब है वो 15 साल बाद जो है इसकी साइप्रस की यात्रा किए हैं। 15 साल बाद इन्होंने साइप्रस की यात्रा की है। ठीक है, और इससे पहले जो है, इससे पहले 2007 में प्रणब मुखर्जी ने साइप्रस की यात्रा की थी। प्रणब मुखर्जी मतलब कोई बड़े नेता ने, ये दूसरे नेता जो है जो साइप्रस गए हैं 15 साल बाद। ठीक है, इनकी जो यात्रा है 29 दिसंबर से शुरू हुई है और 2 जनवरी तक चलेगी। ठीक, इससे पहले जो ये गए थे, मई में गए थे, ये मुखर्जी, जो प्रणब मुखर्जी मई 2007 में गए थे। ठीक है, ये मेन में दो पॉइंट हो गया। और यहाँ पर जो पहले जो वो थे, जो राष्ट्रपति बने थे साइप्रस के, वो उनका नाम है उससे पहले अभी देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, जो ये तुर्की का मामला है, जो साइप्रस पर है, ये ऊपर की तरफ इसने क्या किया है, जो साइप्रस नेशनल गार्ड है, इसके ऊपर देखिए सेम वही जम्मू कश्मीर वाली स्थिति है। इसमें इन्होंने क्या किया, 1.5 लाख तुर्कियों को ला करके बसा दिया। इन पोर्शन में इन्होंने लगभग 1.5 लाख तुर्की ला करके इन्होंने 1974 में ही बसा दिया था। ठीक है, अब 1.5 लाख बसाने के पीछे इनका मेन उद्देश्य था कि जब तुर्की माहौल यानी जो यहाँ पर लोग रहेंगे तो हमारी सत्ता यहाँ पर काबिज रहेगी। ठीक वही चीज़ जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में है कि कबायलाई लोगों को पाकिस्तान ला करके वहाँ बसा दिया, और आज वही कहता है कि इस पर अगर हम यहाँ का जन समर्थन करा लें तो लोग पाकिस्तान के समर्थन में आ जाएंगे, ना कि इंडिया के समर्थन में जाएंगे। ये वही लोग हैं जो उनके सपोर्ट करते हैं, जिनको पाकिस्तान से ला करके जम्मू कश्मीर में बसाया गया था। ठीक वही चीज़ तुर्की वाले में है कि जो 1.5 लाख लोग बसाए थे वो जो है यहाँ पर जो है अपनी वो सत्ता स्थापित किए, और यहाँ पर जो भी थे, यहाँ के साइप्रस में ज़्यादातर क्रिश्चियन समुदाय के लोग थे और थोड़े बहुत कुछ और रहे होंगे ट्राइब्स में। उन लोगों को यहाँ पर या तो मार के भगा दिया या उनका धर्मांतरण करा दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ से लोग प्रताड़ित हुए। जैसे यहाँ की बात चलती है कि यहाँ चर्चा में रहता है कि जो है कश्मीरी पंडित ही चर्चा में रहते हैं, ज़्यादातर उन्हीं का नाम आता है यहाँ। वही चीज़ यहाँ आता होगा, यहाँ पर वो क्रिश्चियन होंगे कि वो विस्थापित हुए, वो यहाँ पर आए हैं, और कुछ लोग जो है पूरी दुनिया में फैल गए होंगे। तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि ये हमको वापस किया जाए। यही चीज़ इंडिया तूल पकड़ाना चाहता है कि इनका सपोर्ट कर रहा है कि अगर इनका ये सपोर्ट कर देगा तो इधर जो टर्की 3-5 करता है तो टर्की को भी यहाँ से हम बेदखल करा देंगे। अगर तुम पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे हमारे जम्मू कश्मीर के मामले में
तो हम तुम्हें यहाँ चैन से बैठने नहीं देंगे। यही मेन उद्देश्य है इंडिया का, ठीक है। क्या खत्म हुआ? अरे बस खत्म है यार, बस बता रहे हैं कुछ थोड़ा थोड़ा फैक्ट है जो है। हाँ, एक फैक्ट और थोड़ा सा देख लो कि साइप्रस को जो ब्रिटेन ने आजाद किया था वो तुम्हारा 1960 में आजाद किया था, ठीक है। साइप्रस को आजादी मिली थी 1960 में, और इसके पहले जो इनका शासन जो वहां चला था वो 1878 से शासन चल रहा था इनका, ब्रिटिश का, और 1960 में इसको फ्री किया था। 1960 में यहाँ पर इन्होंने एक राष्ट्रपति बना दिया था जिनका नाम था मार्क्रियोस थर्ड। ये यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। हाँ, ये पहले राष्ट्रपति थे साइप्रस के। इन्हीं को यहाँ के जो कबीलाई थे उन्होंने मार करके भगा दिया। तख्ता पलट इन्होंने ही कराया, यानी किया था, इन्हीं का हुआ था। तो जब इनका हुआ था तब यहाँ पर यूनान आया था, जो ग्रीस आया था, इनको जो है वो करने के लिए कि यहाँ पर तख्ता पलट जो करने वाले हैं कबीलाई, उनको शांत किया जा सके। इसी के विरोध में तुर्की आया था यहाँ पर, जो आज तक अपनी सत्ता वहाँ पर बनाए हुए हैं। अब आज इसके तमाम छोटे छोटे द्वीप हैं। अब उन द्वीपों पर नेचुरली प्राकृतिक गैस मिल रहा है। अब ये चाहता है कि इन सब पर हमारा प्रभुत्व बना रहे। बस यही चीज़ जो है इनका यानी दुखती रग है, और ये इंडिया करना चाहता था, ठीक है। तो ये रहा भैया चर्चित मुद्दे तुम्हारे। और कुछ है? राजधानी आपका हो ही गया है। और अगर हमें भारत से इसको लिंक करना हो, देखिए एक ऐसे के रूप में भी हम बोल रहे हैं और आपके व्यू डेवलप के रूप में हम इसको रिलेट देखिए कहाँ से किए। एक तो जम्मू कश्मीर से कर दिए, किस तरीके से संबंध है इसका, ठीक है। एक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण, यानी टर्की के लिए उसी तरीके से महत्वपूर्ण जितना हमारे लिए श्रीलंका, जबकि श्रीलंका हमारा कोई देश नहीं है, लेकिन हमारा हित वहाँ से इसलिए जुड़ा हुआ है कि हमारा कोई ऐसा ना पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क ना उसके साथ आ जाए कि आज जो यानी वो वहाँ से कोई इस तरीके से संगठन स्थापित करके और हमें जो है डिस्टर्ब करे। हमें चाहिए अस्थायी देश, कि जो अगर हमारा पड़ोसी शांत रहेगा तो हम भी शांति से अपना व्यापार कर सकते हैं, शांति से जी सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क अगर शांत रहेंगे तो हम भी शांत रहेंगे। मतलब मेन चीज हमारा उद्देश्य ये था बताना। ये है भैया चर्चा करी चर्चित मुद्दे। इसी तरीके से हम जब भी पढ़ाएंगे तो चर्चित मुद्दे ही लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग अब फैक्ट नहीं पढ़ाएंगे, फैक्ट आप लोग मैगजीन से पढ़िए और उसको अपडेट रखिए। पर मंथ का मैगजीन अपडेट रखिए, उसको जो है रिवाइज कराइए, 4-5 दिन में पढ़ डालिए और उसके बाद महीने में 1-2 बार रिवाइज करिए, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। ये रहे भैया